हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइजिंग स्टार्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम एनालिटिसिटी एंड सीआर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लिमिट ऑफ अ फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी पढ़ने से पहले हम लिमिट पढ़ते हैं, जैसे कि हमने रियल में भी पढ़ा था। सबसे पहले लिमिट जानेंगे एंड देन हम कॉन्टिन्यूटी पर जाएंगे। Let f d to c be any function in a domain D given by w is equal to fz is equal to ux comma y plus iota vx comma y. So let z naught belongs to c is a limit point of D, then L is a limit point of f at z is equal to z naught. If for given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that f of z minus L less than epsilon whenever 0 less than mod z minus z naught less than delta in D. अगर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम L को लिमिट कब बोलते हैं? जब हमारे पास फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन हर एक कोई भी एप्सिलॉन मिल जाए, उसके लिए हमें डेल्टा मिल जाए सच दैट एफ ऑफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर जेड माइनस जेड नो लेस देन डेल्टा। तब हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड इज इक्वल टू एल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कॉम्प्लेक्स में अगर हमें चेक करना है तो हम रियल की हेल्प से कैसे चेक करेंगे। हमारे पास होता है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। तो अगर हमें इसको कॉन्टिन्यूस चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ये चेक कर लेंगे, क्या ये कॉन्टिन्यूस है। अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो हमारा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो रियल पार्ट भी कॉन्टिन्यूस एंड इमेजिनरी पार्ट भी कॉन्टिन्यूस। तो यही यहाँ पर है कि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड एग्जिस्ट इफ एंड ओनली, कि जो हमारी लिमिट है एफ जेड पर वो एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नोट वाई नोट यू एक्स वाई एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नोट वाई टेंड्स टू वाई नोट वी एक्स वाई एग्जिस्ट। कि हम कब बोलेंगे कि हमारा जो एफ जेड है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, जब हमारे पास उसके रियल पार्ट की एंड उसके इमेजिनरी पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट करे। और अगर इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करिए तो इट मीन्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ जेड इफ एग्जिस्ट मस्ट बी यूनिक, कि अगर हम बोलें कि जो हमारा फंक्शन है अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो हमेशा यूनिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड अ लिमिट। लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी आयोटा जेड स्केयर बाय जेड माइनस 1 का होल स्केयर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी आयोटा जेड स्केयर कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 1 बाय जेड का होल स्केयर। जेड स्केयर से जेड स्केयर कट गया तो यहाँ से हमारे पास आ गया आयोटा। तो यहाँ से हमने निकाल दिया कि लिमिट ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू आयोटा। ऐसे हम लिमिट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉन्टिन्यूटी। अब फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट जेड नोड इफ लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोड एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड नोड। किसी भी फंक्शन को अगर कॉन्टिन्यूस बोलना है तो उसकी जो लिमिट है उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। अब फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट एनी इंटीरियर पॉइंट जेड नोड of region R if all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fz minus f of z not less than epsilon whenever z minus z not less than delta। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि कोई भी फंक्शन है उसको कॉन्टिन्यूस बोलेंगे हम इंटीरियर पॉइंट जेड नोड पर इफ फॉर गिवन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, कि अगर हमें डेल्टा मिल जाए सच दैट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड रियल पार्ट ऑफ जेड बाय मोड जेड, जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ जेड इज इक्वल टू 0 देन शो करना है कि एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस एट जेड इज इक्वल टू 0। अगर इसको कॉन्टिन्यूस शो करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोड एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड नोड के इक्वल दिखा देंगे। यहाँ पर हमारा जेड नोट 0 है तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड इज इक्वल टू एफ 0। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड इज इक्वल टू एफ 0।
सो लिमिट z टेंड्स टू 0 z रियल पार्ट ऑफ z मोड z। तो हम यहाँ पर z जो हमारे पास होता है वो होता है x प्लस अयोटा y। तो हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, तो वहाँ से इस क्वेश्चन को करेंगे हम y को पुट कर देते हैं mx। तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 0 x। जब इस z की वैल्यू हम रखेंगे तो z कॉन्जुगेट होता है हमारे पास x माइनस अयोटा y, और मोड z होता है हमारे पास अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 0 x इंटू एक्स प्लस अयोटा y बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। नाउ वी यूज द कंसेप्ट ऑफ टू वेरिएबल। जो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में था हमारे पास वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, y इज इक्वल टू mx। तो ये हमने यहाँ पर पुट किया लिमिट z टेंड्स टू 0 x इंटू एक्स प्लस अयोटा एम एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट एक्स स्क्वायर है ऊपर और बाई में एक्स है, तो एक एक्स कैंसिल हो गया एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो हमारे पास 0 आ गया, यानी इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन m। तो यहाँ पर अगर ये m पर डिपेंड करता तब हम बोल देते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, और अगर हम फंक्शन की वैल्यू देखें एट द पॉइंट 0 तो वो भी 0 है। तो यहाँ से हमारा जो गिवन फंक्शन था एफ जेड इज इक्वल टू जेड रियल पार्ट ऑफ जेड बाई मोड जेड, जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ जेड इज इक्वल टू 0, ये हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया एट जेड इज इक्वल टू 0 पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूटी इन अ रीजन। A function fz is said to be continuous in a region if it is continuous at all points of the region। कि पूरे रीजन में हम कब बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, अगर वो रीजन के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो जाता है तब हम बोलते हैं कि वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है इन अ रीजन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि fz इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन अ डोमेन डी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम बोल रहे हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है डोमेन डी पर, तो वो डोमेन डी के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस अयोटा वी एक्स वाई। कि अगर हम बोल रहे हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, ये तभी पॉसिबल है जब उसका रियल पार्ट कॉन्टिन्यूस हो और इमेजिनरी पार्ट कॉन्टिन्यूस हो। कि जब हमारे पास एफ जेड कॉन्टिन्यूस होता है तो इसका मतलब होता है कि जो u और v है वो दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑफ x एंड y हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। जो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी होती है वो पॉइंट बेस प्रॉपर्टी होती है, जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी होती है वो डोमेन बेस प्रॉपर्टी है। इसमें हमें एक डेल्टा के लिए काम करना पड़ता है, अगर एक डेल्टा मिल जाता है तो वो हर एक पॉइंट के लिए वर्क करता है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी में हमें अलग अलग डेल्टा मिलते हैं। तो एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस इन अ रीजन एस, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ जेड फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that f of z minus f of z nor less than epsilon whenever z minus z nor less than delta. Here delta is general dependent on both epsilon and particular point z naught. And uniform continuity में क्या होता है, if there exists delta depending only on epsilon। यहाँ पर जो continuity की definition थी उसमें जो हमारा डेल्टा था वो डिपेंड कर रहा था एप्सिलॉन पर एंड जेड नोड पर, लेकिन जब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो वो पूरे डोमेन के लिए होल्ड होता है, जो एक पॉइंट के लिए होल्ड होता है। तो यहाँ पर बोला कि एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा जो एप्सिलॉन डिपेंड करेगा सिर्फ एप्सिलॉन पर, जेड नोड कुछ भी होता रहे, देन एफ जेड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस इन एस। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी, वो है a function fz is said to be uniform continuous in a region S if for any epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of f of z1 minus f of z2 less than epsilon whenever z1 minus z2 less than delta for all z1 z2 belongs to S। तो ये होती है हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ fz is continuous in a closed region then it is uniform continuous in that region। कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है किसी क्लोज्ड रीजन में तो वो इम्प्लाई करता है कि वो फंक्शन हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेरिवेटिव्स। इफ एफ जेड इज अ सिंगल वैल्यूड इन अ सम रीजन आर ऑफ द जेड प्लेन देन द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ जेड
is defined as fz is equal to limit delta z tends to 0 fz plus delta z minus f of z by delta z। ये होती है हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू की लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा z माइनस एफ ऑफ z बाई डेल्टा z। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एल ऑपिटल रूल कि लेट एफ जेड एंड जी जेड बी एनालिटिक इन अ रीजन कंटेनिंग द पॉइंट जेड नोड एंड सपोज दैट एफ ऑफ जेड नोड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड नोड इज इक्वल टू 0 बट जी डैश जेड नोड इज नॉट इक्वल टू 0 देन बाय एल ऑपिटल रूल। तो ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव कर देते हैं, नीचे वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है एल ऑपिटल रूल से एफ डैश जेड नोड बाई जी डैश जेड नोड। अगर हमारे पास जी डैश जेड नोट भी 0 जाता है तो एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार बाय z इज। तो अब इसकी लिमिट निकालनी है तो फिर यहाँ पर हम दोबारा से फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम z को लिखेंगे, z होता है हमारे पास x प्लस अयोटा y, तो z बार हो जाएगा हमारे पास x माइनस अयोटा y। तो ये बना एफ जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस अयोटा वाई बाय एक्स प्लस अयोटा वाई। तो यहाँ पर हम रेशनलाइज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 अयोटा एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करते हैं रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट की, तो ऊपर अभी भी थ्योरम पढ़ी थी कि इफ एंड ओनली का रिजल्ट था कि इफ लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोड एफ जेड एग्जिस्ट इफ एंड ओनली रियल पार्ट की जो लिमिट एग्जिस्ट करे और इमेजिनरी पार्ट की एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि यू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड सिमिलरली वी एक्स वाई लिख लिया माइनस 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर वही फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का कंसेप्ट यूज करना है, तो पुट किया y इज इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू एम एक्स, तो वो आ गया 1 माइनस एम स्क्वायर बाय 1 प्लस एम का स्क्वायर विच डिपेंड्स ऑन m। जैसे जैसे हम m को चेंज करेंगे जो हमारी लिमिट की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा था कि लिमिट हमेशा हमारे पास यूनिक होती है। तो अगर यू एक्स वाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि वी एक्स वाई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इट मीन्स कि जो हमारी लिमिट z टेंड्स टू z नोट z बार बाय z है वो डज नॉट एग्जिस्ट। एंड नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर हमारा जो थर्ड टॉपिक था वो ख़त्म होता है सेकंड चैप्टर का। अब हमारे पास जो फोर्थ टॉपिक है वो है एनालिटिक फंक्शन, कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कब कहलाएगा। A function fz is said to be analytic at a point z naught if there exists a neighborhood z minus z naught less than delta such that f dash z exists at all points of that neighborhood। अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलना है तो वो डिफरेंशिएबल तो अगर वो एक पॉइंट पर भी हो गया तब भी हो जाएगा, लेकिन एनालिटिसिटी में हम नेबरहुड की बात करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो पूरी उस नेबरहुड में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब वो फंक्शन हमारा एनालिटिक होगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टूल्स आ जाएंगे जिसकी हेल्प से हम फंक्शन को एनालिटिक चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटायर फंक्शन। A complex function f is said to be an entire if it is analytic in the whole complex plane, कि अगर वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारा एनालिटिक हो जाता है तो उस फंक्शन को बोलते हैं हम एंटायर फंक्शन। द सम प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एंटायर फंक्शंस इज आल्सो एन एंटायर फंक्शन, कि 2 एंटायर फंक्शंस का सम ले लो प्रोडक्ट ले लो वो हमेशा हमारे पास एंटायर आएगा। फॉर एग्जाम्पल z साइन z कोस z ऑल आर एंटायर फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का CR इक्वेशन, कोशी-रीमान इक्वेशन। अ नेसेसरी कंडीशन दैट, ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। नेसेसरी कंडीशन दैट w इज इक्वल टू एफ जेड यू एक्स वाई प्लस अयोटा वी एक्स वाई इज एनालिटिक इन अ रीजन R इज दैट इन R u and v satisfying the CR equation ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. If the partial derivative as given in 2 are continuous in R, then the CR equation are sufficient condition for fz to be analytic in R। हमारे पास आता है कि CR equation जो नेसेसरी कंडीशन होती है हमारे पास किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए वो होती है कि यह फंक्शन w is equal to fz ux y plus iota vxy
is analytic in a region R is that u and v satisfying the CR equation ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. If the partial derivative is given in 2 are continuous in R, then the CR equations are sufficient condition for fz to be analytic in R. अगर जो इनका जो ये अपने पास ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है कि अगर हमारे पास यू एक्स वी वाई के इक्वल हो रहा है एंड यू वाई माइनस वी एक्स के इक्वल हो रहा है, तो हम नहीं बोल सकते यहाँ से कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा, अगर ऐसा हो जाता है तो फंक्शन को एनालिटिक नहीं बोल सकते, ये सिर्फ नेसेसरली कंडीशन है। अगर हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव आए हैं वो कॉन्टिन्यूस भी हो जाए और साथ में CR इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फिर CR इक्वेशन सफिशिएंट कंडीशन बन जाएगी फॉर fz टू बी एनालिटिक इन R, कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस बन जाते हैं तो CR इक्वेशन सफिशिएंट कंडीशन बन जाती है। अब आता है हमारे पास कि जो CR इक्वेशन है, अभी तो हमने सिंपल पढ़ा था कि जो हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है पोलर फॉर्म में हमारे पास CR इक्वेशन क्या होती है। अभी तो हमने सिंपल पढ़ा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास CR इक्वेशन क्या होती है। अब पढ़ते हैं हम पोलर फॉर्म कि fz इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन एंड z इज इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा u v r theta all are real, then the CR equation are del u by del r is equal to 1 by r del v by del theta and del v by del r is equal to minus 1 by r del u by del theta। तो ये होती है हमारे पास CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। नेक्स्ट आता है अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो पक्का CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो फिर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट अनकाउंटेबल पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट अनकाउंटेबल पॉइंट, कि अनकाउंटेबल पॉइंट्स पर, तो fz नीड नॉट बी एनालिटिक। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, एक एग्जांपल है हमारे पास जो कि हमारे इस स्टेटमेंट को सही प्रूव कर देगा कि जो हम फंक्शन लेंगे वो डिफरेंशिएबल होगा अनकाउंटेबल पॉइंट्स पर, लेकिन वो फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है कि फंक्शन अगर एनालिटिक है तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल होगा अनकाउंटेबल पॉइंट्स पर। उसके बाद अगर फंक्शन अनकाउंटेबल, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं होता कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और वो डिफरेंशिएबल अनकाउंटेबल पॉइंट पर, तो देन fz नीड नॉट बी एनालिटिक। तो fz आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। सो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया एंड v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिया, तो ux 2x एंड uy इज इक्वल टू 0 एंड vx इज इक्वल टू 0 एंड vy इज इक्वल टू 2y। तो जो ये इक्वेशन होती है CR इक्वेशन ux इज इक्वल टू y एंड uy इज इक्वल टू माइनस vx, तो x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमारे पास ux vy के इक्वल होता है, यानी x इज इक्वल टू y आ रहा है। तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इस लाइन के ऊपर जहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू x होता है, उस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो ये फंक्शन है जो हमारा ये डिफरेंशिएबल है एट अनकाउंटेबल, क्योंकि लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो फंक्शन है वो अपना डिफरेंशिएबल है एट अनकाउंटेबल पॉइंट्स पर, लेकिन ये फंक्शन फिर भी हमारा एनालिटिक नहीं है, क्योंकि जो ये लाइन है इसकी अगर हम नेबरहुड भी ले लें तो फिर यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स कि जो हमारा फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल तो है एट अनकाउंटेबल पॉइंट्स पर, लेकिन ये फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं कुछ कि लेट fz बी एन डिफरेंशिएबल एट z नोट बट fz इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ z नोट, सो fz इज नॉट एनालिटिक। नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है हमारे पास फोर्थ कि अगर fz इज डिफरेंशिएबल एट काउंटेबल पॉइंट्स, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है सिर्फ काउंटेबल पॉइंट्स पर तो फिर भी वो एनालिटिक नहीं होगा। जब कोई फंक्शन एनालिटिक होता है अनकाउंटेबल पॉइंट पर तब भी एनालिटिक नहीं हो रहा, तो काउंटेबल पर होगा तब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है कि इफ fz इज अ नॉन कांस्टेंट देन fz बार एंड fz का बार नेवर एनालिटिक, कि अगर fz नॉन कांस्टेंट फंक्शन होता है तो fz का मोड ले लो और चाहे fz के बाद उसका मोड ले लो, वो कभी भी एनालिटिक नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इफ fz इज एनालिटिक एंड fz बार इज आल्सो एनालिटिक देन fz इज कांस्टेंट।
कि अगर f एनालिटिक है और f z बार भी एनालिटिक हो रहा है तो पक्का हमारे पास जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन। 6 टॉपिक, इफ द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u and v with respect to x and y exist and are continuous in a region r del square u by del x square plus del square u by del y square 0 and del square v by del x square plus del square v by del y square 0, then u and v are called harmonic function। हार्मोनिक फंक्शंस के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव u और v का एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, तब हम बोलते हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 0 एंड डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0, तब हम बोलते हैं कि u और v हमारे हार्मोनिक फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। द फंक्शन g is said to be harmonic conjugate of h if g and h are harmonic and first order partial derivative of g and h satisfying the CR equation। कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है अगर g है, जैसे कि g को हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलेंगे h का, अगर g और h दोनों हार्मोनिक हो यानी डेल स्क्वायर g इज इक्वल टू 0 हो एंड डेल स्क्वायर h इज इक्वल टू 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g एंड h सेटिस्फाई, जो हमारे पास g ऑफ x है वो h ऑफ y के इक्वल हो और जो g ऑफ y है वो माइनस ऑफ h ऑफ x के इक्वल हो, तब हम ये बोलेंगे कि जो हमारे g और h है वो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट आता है कि इफ fz इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v एनालिटिक इन अ डोमेन d देन v इज सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। अगर जैसे fz को लिख पा रहे हैं u प्लस आयोटा v तो v को बोलते हैं हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि u को नहीं बोल सकते हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v। टू रियल वैल्यूड फंक्शन u एंड v आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, अगर u भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो रहा है और v भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो रहा है तो इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली व्हेन दे आर कांस्टेंट, कि u भी कांस्टेंट हो और v भी कांस्टेंट हो। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिल्सन थॉमसन मेथड की, कैसे हम एक एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करना है कि एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई 1 जेड कोमा 0 माइनस आई फाई 2 जेड कोमा 0 डी जेड। अब फाई 1 क्या है, फाई 1 है यू एक्स इज इक्वल टू फाई 1 है एंड जो यू वाई है वो हमारे पास फाई 2 है। तो जस्ट हमें यू एक्स और वी वाई निकाल कर जो यू एक्स है उसमें यू एक्स को लिखते हैं हम यू एक्स एक्स कोमा वाई, तो वाई को 0 करना है, ऐसे ही यू वाई में वाई को 0 करना है, प्लस सी करना है। तो ये हमारे पास होता है मेथड हाउ टू फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन। ये हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमें यू एक्स गिवन हो, जब हमें यू एक्स कोमा वाई गिवन होगा तो यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी निकाल लेंगे, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इफ वी एक्स इज गिवन, कि अगर हमें वी एक्स गिवन है, वी एक्स कोमा वाई गिवन है, तब हम क्या करेंगे, वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल लेंगे। तब हमारे पास आएगा जो एनालिटिक फंक्शन वो होगा एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई 1 जेड कोमा 0 प्लस एटा साई 2 जेड कोमा 0 प्लस सी डैश, और जो साई 1 होगा वो होगा डेल वी बाई डेल वाई एंड जो साई 2 होगा वो होगा डेल वी बाई डेल एक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हाउ टू फाइंड द एनालिटिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग टोटल डेरिवेटिव कंसेप्ट। In this method, if u is given, we will try to find its harmonic conjugate v by using total derivative concept. CR equation are तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमें u गिवन होगा तो हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट v फाइंड कर लेंगे एंड जब हमें v मिल जाता है तो u x इज इक्वल टू वी वाई एंड u y इज इक्वल टू माइनस वी एक्स की हेल्प से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तब हमारे पास एनालिटिक फंक्शन आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई। तो अब हमें u पता है तो उसकी हेल्प से हम यू एक्स फाइंड कर लेंगे एंड यू वाई फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर वी एक्स इज इक्वल टू ये होती है सी आर इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे वी एक्स किसके इक्वल है, माइनस यू वाई के, और जो हमारा वी वाई है वो हमारा किसके इक्वल है, माइनस ऑफ यू एक्स के। तो ये चीज़ हम यहाँ पर यूज कर लेंगे।
तो तब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर लेंगे और हमें v मिल जाएगा। और जब हमें u पता है और v हमने यहाँ से फाइंड कर लिए तो हम एनालिटिक फंक्शन लिख सकते हैं एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओके दोस्तों।